वीडियो पहले बना चुका हूं, आपको अगर पता हो। एक समरी वीडियो मैं आपके साथ पहले ही बना चुका हूं, जिसके अंदर हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और उसके स्कोप में क्या चीजें हैं और क्या नहीं वो बना चुका हूं। तो ये हमारे उस कंटेक्स्ट में दूसरा हो गया। हाँ ऋषि, यहां पर ध्यान दीजिए। हम फाइनेंशियल लायबिलिटी पर ही अभी तक कितनी मेहनत कर चुके हैं। मुझे ये बताओ सबसे पहली बात कि अगर मान लीजिए हमारे पास आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो आइडेंटिफिकेशन शुड बी ऑफ कंपोनेंट्स। क्या हमको, हाँ रिकॉर्डिंग शुरू कर दी उन्होंने। इसका मतलब आप कभी भी कोई लायबिलिटी या कोई इक्विटी के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कंपोनेंट्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट में टुकड़े टुकड़े करके देखेंगे कि क्या है वो, लायबिलिटी है या इक्विटी है। ओके, इट कैन बी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो। भाई आप टुकड़े टुकड़े करेंगे तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी, जो कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट भी बन सकता है। ये तो मैंने आपको एक बेसिक बातें बताई थी, फिर मैंने आपको दो मुख्य बातें बताई थी। अभी तक मैंने फाइनेंशियल लायबिलिटी के संदर्भ में दो बातें बताई हैं। एक तो मैंने उसका मीनिंग बताया है, एक मैंने आपको उसकी अकाउंटिंग बताई है। अकाउंटिंग में मैंने आपको तीन बातें बताई हैं। रिकॉग्निशन, कि उनकी रिकॉग्निशन कैसे की जानी चाहिए, उनकी क्लासिफिकेशन, थोड़ी जगह ऊपर ले जाता हूं, उनकी क्लासिफिकेशन तथा उनकी मेजरमेंट। हमने आपके साथ ये बातें करी थी। जब मैंने आपको मीनिंग के बारे में बात करी थी तो मैंने मीनिंग के कंटेक्स्ट में आपके साथ चार बातें डिस्कस की थी। 1 2 3 4। एक बात मैंने ये करी थी जिसके अंदर मैंने कहा कि हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश, जिसमें हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि पैसा देना ही होगा। और इसके अंदर मैंने आपको अपने पास जब बातें बताई थी तो मैंने इसके अंदर आपको मुख्य एग्जाम्पल जो दिए थे वो क्रेडिटर्स के दिए थे, मैंने आपको इसमें बोरिंग्स के एग्जाम्पल दिए थे, इसमें मैंने आपको एक स्पेशल एग्जाम्पल भी दिया था। इस केस में एक स्पेशल एग्जाम्पल भी था जिसका नाम था डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। क्रेडिटर और बोरिंग पर मुझे कोई मत्थापच्ची नहीं करनी पड़ी थी क्योंकि वो सब आपको पहले पता था। डीप डिस्काउंट तो आपके लिए नया था तो मैंने उसके बारे में चर्चा की थी। फिर मैं आपको दूसरे बारे में लेकर आया था जहां पर आपने एक्सचेंज करना है फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी इन पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशंस। जो हमारी अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर इसको एक्सचेंज करते हैं। बच्चे ने कहा इसे 0 कूपन भी लिख दो, तो ये लीजिए इसे 0 कूपन भी लिख दो। तो मैंने कहा जिसे एक्सचेंज करेंगे हम फिक्स्ड एसेट, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी को इन पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन, इनको हमने आपको शॉर्ट में कहा था ये डेरिवेटिव है। और ये डेरिवेटिव्स होने पर मैंने आपको कहा था कि इसकी अगर एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन देखें तो ये तीन गुणवत्ताएं होती हैं इसके अंदर। नंबर 1, ये फ्यूचर डेट में सेटल होने हैं, तभी तो एक्सचेंज लिखा है। एक्सचेंज मतलब फ्यूचर में होगा, ये फ्यूचर में सेटलमेंट होगा। इसके अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू जो होगी वो चेंज होती रहेगी बेस्ड ऑन अंडरलाइंग। हो सकता है हमें कभी फायदा और कभी इसके अंदर नुकसान दिखाई दे। चूंकि एक्सचेंज बाद में होना है तो अभी इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, निल या वेरी लो इन्वेस्टमेंट होती है। ये डेफिनेशन जो हमने उठाई थी, ये डेफिनेशन 109 से उठाई थी, बाकी सब बातें हमने 32 नंबर से उठाई थी। डेरिवेटिव में मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे। कौन कौन से एग्जाम्पल दिए थे, इनमें सारे ब्लैक पेन से लिख देते हैं। मैंने कहा इनमें फॉरवर्ड्स हो सकते हैं, इनमें फ्यूचर्स हो सकते हैं, इसमें ऑप्शंस हो सकती हैं, ऑप्शन कोई भी हो सकती हैं, कॉल की हो सकती हैं, पुट की हो सकती हैं, इसमें स्वैप्स हो सकते हैं। स्वैप्स हमारे दो तरह के होते हैं जो हम लोग डील करेंगे, इंटरेस्ट रेट स्वैप और शेयर स्वैप एग्रीमेंट्स।
तो ये हमारे पास बेसिकली इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो डेरिवेटिव पर मैंने आपको हल्का फुल्का बाद में अकाउंटिंग बताई थी, लेकिन यहां डेरिवेटिव के कंटेक्स्ट में बताना शुरू किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि ये दोनों हमारे ओन शेयर्स में सेटल नहीं होते, लेकिन कभी कभी ओन शेयर्स में सेटल होने वाली चीजें भी होती हैं। ओन शेयर्स में सेटल होने हैं, अगर ओन शेयर्स में सेटल होना है तो इसके दो भाग कर सकता हूं। ये मैंने कहा ये नॉन डेरिवेटिव है, और इसको मैंने कह दिया कि दिस इज माय डेरिवेटिव। जब मैंने कहा कि ओन शेयर्स में सेटल होना है और ये नॉन डेरिवेटिव है, तो मैंने इसमें कहा कि ये वेरिएबल नंबर में होने चाहिए। इसकी सेटलमेंट किस में होनी चाहिए? इसकी सेटलमेंट वेरिएबल नंबर में होनी चाहिए। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर इसके अंदर भी देखें तो ये अदर देन, इसको मैंने क्या बोला था? अदर देन फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड, अदर देन फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड जब बात आई थी, तो इसको भी क्या मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर ईदर कंसिडरेशन और नंबर्स शुड वेरी, इनमें से कोई ना कोई एक चीज वेरी करनी चाहिए। वेरिएबल के ऊपर मैंने आपके साथ एक बात और भी करी थी कि नंबर वेरी करने के रीजंस क्या हो सकते हैं। तो मैंने कहा इसके रीजंस कोई भी हो सकते हैं। इसके रीजंस में जनरली कौन सा रीजन होता है? चेंज इन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के अंदर होने वाले चेंजेस की वजह से आपके ये नंबर वेरी करते हैं। इसमें कुछ हमने एक्सेप्शंस बताई थी, यानी कि वेरी होने के बाद भी हम उसको कहते थे कि वो कवर नहीं होंगी। उसको नाम दिया था हमने डीम्ड फिक्स्ड, यानी वेरी भी हो रहे हैं पर आप वेरी मानेंगे नहीं। इनमें दो बातें मैंने बताई थी डीम्ड फिक्स्ड के अंदर। मैंने कहा या तो वेरी हो रहे हैं ड्यू टू प्रोटेक्शन राइट्स, या वेरी हो रहे हैं ड्यू टू डिस्क्रीट कॉन्ट्रैक्ट्स। हमने अलग अलग इवेंट्स के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं, इसलिए वेरी कर रहे हैं। प्रोटेक्शन राइट्स में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते थे जहां पर वेरी भी करते हैं और हम उनको मानते नहीं है? जैसे कि टाइम, पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से हो सकता है, जैसे कि बोनस हो सकता है, जैसे कि शेयर स्प्लिट हो सकता है, या शेयर को हमारे पास कंसोलिडेशन हो सकती है, या हमारे पास फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर निकाला गया है एट वेरी लो प्राइस, तो उस वजह से हमको उन दूसरी पार्टीज को ज्यादा शेयर देने पड़ते हैं। बोनस मैंने लिख दिया यहां पर कि बोनस भी हमारे पास नमन हो सकता है। हम इनको डीम्ड फिक्स बोलते हैं। ये आमतौर पे एक थ्योरेटिकल टर्म थी, इसके लिए और कुछ नहीं थी। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से मैंने एग्जाम्पल लिए थे? मैंने इनमें आपके साथ प्रेफरेंस शेयर्स के एग्जाम्पल लिए थे, मैंने इसके अंदर बॉन्ड्स के एग्जाम्पल लिए थे, डिबेंचर्स के एग्जाम्पल लिए थे, जिनमें ये गुणवत्ताएं थी तो मैंने उनको अपने पास फाइनेंशियल लायबिलिटी बोली थी। इनमें एक आइटम थी जिसको मैंने पर्टिकुलरली स्पेशल डील किया था, उसका नाम था FCCB, यानी वो वाले शेयर्स जो नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ओन शेयर्स में सेटल होने हैं और जिनका वेरिएबल नंबर भी नहीं है, जिनका फिक्स नंबर है, पर वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था? उनको आप क्या ट्रीट करना? आप उसे ट्रीट करना एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। क्या ये हमारे लिए कार्व आउट था? द आंसर इज यस, दिस वाज आवर कार्व आउट। हम उसे ट्रीट करेंगे अपने पास किसमें? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। हम उसको डेरिवेटिव का दर्जा नहीं देते, जबकि इंटरनेशनली उसे डेरिवेटिव का दर्जा दिया जाता है। फिर मैंने जब इनके बारे में आकर बात करनी शुरू की थी, तो मैंने इसके अंदर भी आपके साथ कई एग्जाम्पल्स लिए थे। इनमें हमारे पास जो एग्जाम्पल थे उनके अंदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ही थे जो ओन शेयर्स में सेटल होने थे, वही थे। बस आप फिक्स फॉर फिक्स देखते थे। इनमें हमारे पास कुछ स्पेशल चीजें हमने डील की थी। वो कौन सी थी? कि भाई कोई बाय आउट एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, जैसे टाटा डोकोमो वाले बाय आउट एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, जिनके अंदर आपको अपने पास एक फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी ऑन रिडम्पशन अमाउंट। इसी में मैंने आपको एक और बताया था कि कई बार हमारे बाय आउट ऑफ NCI हो सकते हैं, बाय आउट ऑफ NCI एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। मैंने कहा था फाइनेंशियल लायबिलिटी आप क्रिएट करेंगे, किसके ऊपर क्रिएट करेंगे? ऑन अमाउंट टू बी पेड, जो आपको अमाउंट पे करना है उसके लिए। मैंने आपको एक और भी बात बताई थी, वो ये बताई थी कि अगर मान लीजिए
ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, अगर हमारे पास इन चारों में से कोई भी, ऑल की जगह एनी लिखते हैं, एनी कंडीशन सेटिस्फाइड, इट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी। मैंने कहा था उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी। मैंने साथ में एक बात और बोली थी, इसमें डीम्ड इक्विटी, अगर मान लीजिए डीम्ड इक्विटी का पैराग्राफ कौन सा था, 16A से 16D, अगर मान लीजिए वो क्वालिफाई हो जाए तो आप उसे क्या मानेंगे, उसे डीम्ड इक्विटी बोलेंगे। बाई चांस यहां तक पहुंचे नहीं है, लेकिन ये हमारे पास अभी तक कई बार डिस्कशन के अंदर आ चुका है। मैंने कहा था कई दफा हमारे पास, इसको हम बिंदु लगाते हैं यहां पर, हमारे पास कई बार सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं। जब मैंने कहा था कई बार सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो आप उसके अंदर एक टिप दी थी मैंने आपको, वो क्या थी कि आप चेक करो, कैन यू अवॉइड कैश, इफ द आंसर इज नो, इट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी। बाकी फिर भी इसको मैंने अपने पास इस प्रकार से आइडेंटिफाई कराया था। शॉर्ट में अगर बोलूं तो सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव में मैंने कहा था कि आप देखो ऑप्शन किसके पास है, ऑप्शन इज विद होल्डर या ऑप्शन इज विद इश्यूअर। अगर ऑप्शन होल्डर के पास है कि वो कैश भी ले सकता है और कुछ और भी ले सकता है, तो मैंने उसे क्या कहा था, कंसीडर फाइनेंशियल लायबिलिटी। में दोनों में से कोई भी ले सकता है तो आप ये माने। लेकिन अगर इश्यूअर के पास ऑप्शन है, तो मैंने आपको दो बातें बताई थी। मैंने क्या बताया था, चेक करिए कि क्या वो ऑप्शन इन मनी है। इन मनी का मतलब है क्या वो पड़ता खाती है इश्यूअर को कि वो शेयर देगा। अगर वो शेयर देना उसको पड़ता खाता है तो इक्विटी है। और अगर वो ऑप्शन आउट ऑफ मनी है, आउट ऑफ मनी मतलब उसको पड़ता नहीं खाती है, तो उसे क्या क्लासिफाई करेगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी के रूप में क्लासिफाई करेगा। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि जो आपके शेयर वारंट्स हैं उनको आप हमेशा क्या मानना, उसको लिखने की मेरे पास जगह नहीं है तो कहां लिखूं शेयर वारंट को, यहां लिख दूं कि जो शेयर वारंट हैं इनको आप हमेशा अपने पास क्या मानेंगे, आप उन्हें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मानेंगे, बिकॉज वो फिक्स्ड फॉर फिक्स टेस्ट पास कर जाते हैं। इधर आ जाओ। हमने इसके रिकॉग्निशन के ऊपर एक बात बताई थी। हमने कहा कि आपको इसकी रिकॉग्निशन करनी चाहिए फाइनेंशियल लायबिलिटी व्हेन एंटिटी इज पार्ट ऑफ इट। भाई एंटिटी ने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो फिर उसके बाद आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दैट इज व्हेन इट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। भाई जब आप उसको इन्फोर्स करा सकते हैं तो फिर वो हमारे पास रिकॉग्नाइज हो सकता है। मैंने कहा था दो प्रकार से आपको क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। क्लासिफिकेशन का कब की जाती है, एट इंसेप्शन की जाती है। या तो ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे होती है या ये एफबीटीपीएल पर होती है। ऑलवेज किस पर होती है, ऑलवेज होती है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। एफबीटीपीएल पर कब होती है, व्हेन, इसके अंदर मैंने आपको बताया था इट इज डेरिवेटिव, या हमारे पास वो फाइनेंशियल गारंटीज का कॉन्ट्रैक्ट है, या वो हमारे पास लोन गारंटीज का कॉन्ट्रैक्ट है, या वो हमारी कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, या उसमें कोई अकाउंटिंग मिसमैच है। ये अकाउंटिंग मिसमैच मैंने आपके साथ बताया नहीं है। हमने कहा अगर एफबीटीपीएल वाला केस होगा तो आपको ऐसी स्थिति में थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस उसको रीमेजर करना पड़ता है। जब मैं मेजरमेंट की बात करता हूं तो मेजरमेंट में मैंने दो बातें बताई थी। एक तो मैंने बताई थी इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट किस पर होगी, ये हमेशा होगी फेयर वैल्यू पर। फेयर वैल्यू क्या होगी, हमेशा प्रोसीड्स लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कुछ और होता है, समथिंग एल्स, वहां पहुंचेंगे तो बात करेंगे। इनिशियल मेजरमेंट इससे होती है, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में किस पे होती है, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। अगर आपने एफबीटीपीएल की बात करी है तो आप अपने पास क्या करेंगे, रीमेजर करेंगे और उसके चेंज को आप कहां पर डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। इसमें कोई इफेक्टिव इंटरेस्ट का चक्कर नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए आपने उसे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे लिखा है तो हम इसके अंदर दो बातें करते थे, वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म है तो हम अपने पास सेटलमेंट करते वक्त जो डिफरेंस आता था वो कहां डालते थे, सेटलमेंट करते वक्त डिफरेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते थे।
लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म है तो हम इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड कैलकुलेट करते थे कि हमारा आईआरआर क्या है, बोरोइंग कॉस्ट को बुक करते थे, अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी से बुक करके अपने पास उसे रिकॉग्नाइज किया करते थे। हम इस तरह से अपने पास काम करते थे। दिस इज व्हाट आई हैव टॉट टिल नाउ इन रिलेशन टू फाइनेंशियल लायबिलिटी। आई होप और कोई पॉइंट नहीं बचा था, मेरे ख्याल से सारे पॉइंट इसमें कवर हो रहे होंगे। चल सकते हैं आगे। बंद कर दीजिए। तो इतना कोई मुश्किल थोड़ा ना था।